खानदान इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली में हुई थी। पर मुझे अंदाजा नहीं था कि शादी के दूसरे ही दिन सुबह सुबह नौकरानी मुझे झाड़ू लगाने के लिए उठा देगी। मैं सोचने लगा कि इतने बड़े अमीर घराने में दामाद से झाड़ू लगवाई जा रही है। क्या ये शादी के तुरंत बाद मुझे नीचा दिखाने की कोशिश है, या फिर नौकरानी खुद अपनी मर्जी से मुझे परेशान कर रही है? लेकिन जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, मेरे होश उड़ गए। जमीन पर हर तरफ सिर्फ बैंक के क्रेडिट और डेबिट कार्ड्स बिखरे पड़े थे। नौकरानी ने कहा, दामाद जी, ये सब बड़ी मालकिन ने पहले से तैयार करवाया था। मैंने सोचा कि देर न हो जाए, इसलिए आपको जगाने आ गई। मुझे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने आगे समझाया, शायद दामाद जी को हमारे यहाँ के रिवाजों के बारे में नहीं पता। यहाँ शादी के दूसरे दिन सुबह सास अपने दामाद को झाड़ू से पैसे बटोरने के लिए देती हैं। बड़ी मालकिन को कैश का इंतजाम करना झंझट लगा, तो उन्होंने सीधे कार्ड्स की गड्डी ही बिखेर दी। आप बस नाम के लिए इसे थोड़ा सा झाड़ू से समेट लीजिए। हे भगवान, क्या मुझे ऐसा रिवाज रोज नसीब नहीं हो सकता? अगर रोज सुबह पैसे नहीं नहीं बैंक कार्ड्स ही बहारने को मिले तो भला कौन बिस्तर से चिपका रहेगा? किसकी नींद खराब होगी? सारा आलस तो पल भर में गायब हो जाए। मैंने तुरंत नौकरानी के हाथ से झाड़ू थामी और बेडरूम के दरवाजे से लेकर पूरे कॉरिडोर में बिखरे कार्ड्स को समेटने लगा। मुझे अंदाजा नहीं था कि किस कार्ड में कितने पैसे होंगे। अगर एक कार्ड में सिर्फ 10,000 भी मान ले तो यहाँ तो दर्जनों कार्ड्स हैं, यानी सीधे लाखों का इंतजाम। तभी नौकरानी ने कहा, दामाद जी, बड़ी मालकिन ने कहा है कि इन सभी कार्ड्स का पिन आपका जन्मदिन ही है, आप इन्हें संभाल कर रख लीजिए। अभी मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी सामने वाले बेडरूम का दरवाजा खुला। वहां से एक ऐसी खूबसूरत लड़की बाहर निकली जिसका हुस्न देखकर किसी के भी होश उड़ जाएं। उसने मेरी तरफ देखा और बेहद शांत आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। फिर उसकी नजर मेरे हाथों में मौजूद कार्ड्स के उस भारी ढेर कर पड़ी जिसे मैं ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। उसने आगे कहा, हिचकिचाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसे रख लो और अपने खर्च के लिए इस्तेमाल करो। इतना कहकर वो सीधे वॉशरूम की तरफ पड़ गई। और मैं बड़ा क्यों हिचकिचाने लगा? मैं तो खुद खुशी खुशी उसे लेने ही वाला था, बस तभी तुमने बीच में टोक दिया। खैर, मैंने बिना देर किए नौकरानी के हाथ से वो सारे कार्ड्स ले लिए। मैंने बिना किसी झिझक के वो सारे कार्ड्स उठाए और बेडरूम में आकर टेबल पर रख दिए। अब मैं फ्रेश होने और कपड़े बदलने की तैयारी करने लगा। तभी मेरे दिमाग में इस शरीर की पुरानी यादें तैरने लगी। मुझे समझ आया कि जिसकी बॉडी में मैं आया हूं, वो और मैं दोनों एक ही फील्ड से थे। हम दोनों ने देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था। फर्क सिर्फ इतना था कि उसने पढ़ाई खत्म होते ही कॉलेज में प्रोफेसर बनना चुना, जबकि मुझे मजबूरन एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करनी पड़ी थी। अब शादी के चक्कर में उसे 3 दिन की लीव मिली हुई थी, तो कॉलेज जाने की कोई जल्दी नहीं थी। मैंने सोचा कि इन 3 दिनों में मैं उसके पुराने बनाए हुए नोट्स और पीपीटी अच्छे से देख लूंगा, ताकि जब स्टूडेंट्स के सामने जाऊं तो कोई गड़बड़ ना हो। सच कहूं तो मुझे इस शरीर के मालिक की लाइफस्टाइल बहुत पसंद आ रही थी। तभी मैंने देखा कि वो खूबसूरत लड़की फू युन श्याओ चेंजिंग रूम से बाहर आ रही है। मैंने बिना देर किए फटाफट हाथ मुंह धोया और नाश्ते के लिए नीचे डाइनिंग टेबल की तरफ चल दिया। चलते चलते मेरे दिमाग में उसकी वही बात गूंज रही थी। फू युन श्याओ ने जिस अपनेपन से मुझसे बात की थी, उसे देखकर ऐसा एहसास हो रहा था जैसे हम दोनों सालों से एक साथ रह रहे हो। हैरानी की बात तो यह थी कि इस शरीर के असली मालिक और फू युन श्याओ की आज से पहले सिर्फ 2 ही बार मुलाकात हुई थी। पहली बार सगाई के दिन और दूसरी बार सीधे शादी के मंडप में। नाश्ते के टेबल पर तो ऐसा लगा जैसे फू युन श्याओ ने मुझे बिल्कुल मिस्टर इंडिया ही समझ लिया हो। पूरे टाइम उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं और ना ही कोई बात की। लेकिन जैसे ही उसका नाश्ता खत्म हुआ, उसने टेबल पर एक चमचमाता हुआ बैंक कार्ड रख दिया। उसने बेहद रौबदार आवाज में कहा, आगे से तुम्हें जो भी जेब खर्च मिलेगा वो इसी अकाउंट में आएगा। इसे रख लो, ये तुम्हारे ही आईडी कार्ड पर खुलवाया गया है। वाह भाई, इसे कहते हैं असली लेडी बॉस वुमन सीईओ वाला स्वैग। सीधे पॉकेट मनी का तगड़ा सीन चालू हो गया। मन में सोचा, भाई जब तक जेब में पैसा आ रहा है तब तक मैडम मुझे भाव न दें या घर भी ना आए तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पैसा बोलता है बॉस। इतना कहकर वो अपने काम के लिए ऑफिस निकल गई। मैं भी उस चमचमाते हुए कार्ड को हाथ में लेकर वापस अपने कमरे की तरफ चल दिया। कमरे में पहुंचकर मैंने उस नए कार्ड को भी सुबह झाड़ू से बटोरे गए बाकी कार्ड्स के साथ रख दिया। फिर कुछ सोचकर मैंने अपना फोन निकाला और मोबाइल बैंकिंग ऐप खोलकर उस नए कार्ड को लिंक करने की कोशिश की। और भाई साहब, कार्ड पहली ही बार में झट से लिंक हो गया। मानना पड़ेगा, बड़ी मालकिन सीईओ साहिबा का दिमाग बहुत तेज है। आजकल सब कुछ ऑनलाइन और फोन पे जीपे यूपीआई/डिजिटल पेमेंट से ही तो होता है। मेरे खुद के आईडी कार्ड पे अकाउंट खुला था, इसीलिए सारे ऐप्स में आसानी से रजिस्टर हो गया। जैसे ही मैंने बैलेंस चेक किया, स्क्रीन पर छपे नंबर देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 20 लाख रुपए, 2 मिलियन, यानी हर महीने का जेब खर्च सीधे 20 लाख रुपए। हे भगवान, इतनी मोटी रकम मिलने के बाद अब भला कौन नौकरी करने जाएगा? किस पागल को काम पर जाने का शौक होगा? अब मेरी उत्सुकता सिर्फ इसी एक कार्ड तक नहीं रुकने वाली थी। मन में आया कि चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। मैंने सुबह झाड़ू से समेटे गए कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला, उसका नंबर डाला और ऐप में लिंक करने लगा। और कमाल की बात देखिए, वो भी तुरंत लिंक हो गया। इसका मतलब साफ था, सासू माँ ने जो कार्ड्स जमीन पर बिखेर कर दिए थे वो सब भी पहले से ही इस शरीर के असली मालिक ओरिजिनल ओनर के आईडी कार्ड पर ही बनवाए गए थे। एक ही कार्ड में पूरे 60 लाख रुपए, 6 लाख। इतने सारे कार्ड्स हैं तो सब मिलाकर कम से कम कई करोड़ रुपए तो होंगे ही। और भाई साहब, जब मैंने दूसरे कार्ड्स चेक किए तो पता चला कि हर एक कार्ड में पूरे 60-60 लाख रुपए ही पड़े थे। अब जाकर मुझे समझ आया कि सासू माँ को 6 फीट का नंबर कुछ ज्यादा ही पसंद है। शायद वो इसे अपने लिए लकी चीली शुभ मानती हैं। मैंने मन ही मन इस शरीर के असली मालिक से कहा, भाई मैं तुझसे माफी मांगता हूं, पर अब से ये सारा पैसा मेरा हुआ।
सारे कार्ड्स को एक एक करके मोबाइल ऐप से लिंक करने के बाद मैंने उन्हें संभाल कर दराज ड्रॉर में रख दिया। अब मेरा मन हुआ कि बाहर निकलकर जरा इस खूबसूरत दुनिया की सैर की जाए। सच बात है बॉस, जब जेब में पैसा हो ना तो पूरी दुनिया ही खूबसूरत लगने लगती है। रही बात सुबह सोचे हुए उन कॉलेज के लेक्चर नोट्स और पीपीटी देखने की, तो भाई उसे अभी थोड़ा होल्ड पे डालते हैं। कौन सी जल्दी मची है, बाद में देख लेंगे। अपना फोन जेब में डालकर जैसे ही मैं नीचे पहुंचा तभी नौकरानी ने आकर पूछा, दामाद जी क्या आपके लिए गाड़ी भिजवा दूं? वैसे यादों के हिसाब से इस शरीर का असली मालिक रोज खुद कार चलाकर कॉलेज जाता था, पर मेरे साथ दिक्कत यह थी कि मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस तो था लेकिन गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो था। अपनी जान को खतरे में डालने से तो अच्छा है कि मैंने बाहर जाने के लिए एक सेफ रास्ता चुनने का सोचा। ठीक है, आप मेरे लिए गाड़ी का इंतजाम करवा दीजिए, मैंने कहा। फिर मैंने ड्राइवर से कहा, लियो अंकल चलिए फांग्युआन प्लाजा फांग्युआन मैंशन चलते हैं। वैसे सच बताऊं तो वहां मेरा किसी से कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। मैं तो बस शहर के सबसे बड़े और महंगे मॉल में जाकर चक्कर काटना चाहता था। मैं बस उस फीलिंग को महसूस करना चाहता था जहां अपनी पसंद की चीज खरीदने के लिए टैग पर लिखी कीमत प्राइस टैग न देखनी पड़े। अगर इस नई दुनिया में आना मेरी किस्मत का एक नया मोड़ है तो भाई मैं इस अमीर घराने के दामाद वाले रुतबे का पूरा फायदा उठाने वाला हूँ। इस लाइफ में जो भी ऐश व आराम और सहूलियतें मिलेंगी मैं उनका खुलकर मजा लूंगा, अपनी शर्तों पर जीऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरा मन करेगा। जैसे ही हम मॉल पहुंचे ड्राइवर लियो अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा, दामाद जी ये जो मॉल है ना ये भी अपने ही खानदान के बिजनेस अंडर आवर ग्रुप का ए। लियो अंकल ने पूछा, दामाद जी क्या मैं मॉल के मैनेजर को पहले ही इन्फॉर्म कर दूं कि आप आ रहे हैं? मैंने मुस्कुराते हुए मना कर दिया, नहीं नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यूं ही घूमने आया हूं। ये मॉल सचमुच बहुत विशाल था, पूरे 28 फ्लोर की बिल्डिंग थी। 8वें फ्लोर से ऊपर की जगह अलग अलग कंपनियों को ऑफिस के लिए किराए पर दी गई थी, जबकि 7वें फ्लोर तक पूरा शॉपिंग मॉल था। बेसमेंट के 2 फ्लोर पार्किंग के लिए थे। फर्स्ट से लेकर 7th फ्लोर तक दुनिया भर के लग्जरी ब्रांड्स, बड़े सुपरमार्केट्स, बच्चों के प्ले जोन, महंगे रेस्टोरेंट्स, बुक स्टोर्स, थिएटर्स, जिम और यहाँ तक कि पेट लवर्स के लिए कैट कैफे भी बने हुए थे। पूरे मॉल का इंटीरियर इतना आलीशान था कि देखते ही आंखें चौंधियां जाएं। मैं अंदर घूम ही रहा था कि मेरी नज़र एक चमचमाती हुई कार शोरूम 4S शॉप पर पड़ी। मैंने सोचा कि चलो अंदर चलकर गाड़ियां ही देख ली जाएं। लेकिन जैसे ही मैं शोरूम की तरफ बढ़ा सामने से एक शादीशुदा जोड़ा मेरी तरफ आता हुआ दिखा। तभी उनमें से एक ने मुझे देखकर हैरान होते हुए कहा, अरे वेन सर आप यहाँ कैसे? मैंने बहुत ही शांत रहते हुए अपने दिमाग पर जोर डाला और उसकी यादों को टटोला। यह आदमी और कोई नहीं बल्कि इस शरीर के असली मालिक ओरिजिनल ओनर का कलीग था, जिसका नाम जियांग हाओ था। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और तकरीबन 1 महीने बाद ही उनकी डिलीवरी होने वाली थी। वैसे तो ये दोनों कॉलेज में एक ही कैबिन ऑफिस शेयर करते थे, लेकिन जियांग हाओ ऑफिस बहुत कम आता था। पूरा कैबिन अकेले मेरे हिस्से में रहता था, इसलिए जियांग हाओ को हमेशा मन ही मन ये जलन रहती थी कि मैं उसके हिस्से की जगह का भी फायदा उठा रहा हूँ। मुझे उसका ये सवाल थोड़ा अजीब लगा। मैंने सोचा, भाई मैं यहाँ नहीं हूँगा तो और कहाँ जाऊँगा? तभी जियांग हाओ ने अपनी ही धुन में आगे कहा, अरे सर आप तो शादी की छुट्टियों वेडिंग लीव पर थे ना, और आपने तो कॉलेज में किसी भी कलीग को अपनी शादी का कार्ड तक नहीं दिया। कॉलेज में सब यही बातें बना रहे हैं कि शायद आपकी होने वाली वाइफ दिखने में अच्छी नहीं है, इसीलिए आपने सबसे छिपाकर शादी कर ली। हर कोई बस यही अंदाजा लगाने में लगा है कि आखिर वो दिखती कैसी होंगी। वैसे उसकी बात सच भी थी। इस शरीर के असली मालिक ने कॉलेज में कभी भी अपनी शादी का जिक्र नहीं किया था, इसलिए कोई नहीं जानता था कि उसकी शादी किससे हुई है। वो असल में इसे अपना पर्सनल मैटर समझता था और वो इसे अपनी पर्सनल लाइफ निजी मामला मानता था। और सच बात तो ये थी कि अगर वो सबको बता भी देता कि उसकी शादी फू युनशाओ से हुई है तो शायद कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं करता। वैसे भी वो कॉलेज में बेहद सादगी से रहता था, इसलिए सबको यही लगता था कि वो किसी आम मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है। लेकिन सच तो ये था कि उसका खुद का परिवार भी इस शहर के सबसे बड़े और रसूखदार घरानों में से एक था। उनकी शादी में आने वाले मेहमान कोई आम लोग नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड के बड़े बड़े टाइकून और नामी हस्तियां थीं। उसने कॉलेज के कलीग्स को इसलिए इनवाइट नहीं किया था क्योंकि उसे नौकरी ज्वाइन की है अभी बमुश्किल 15 दिन ही हुए थे और वहां उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं था। हाँ, कॉलेज के कुछ बड़े अधिकारियों मैनेजमेंट/HOD को जरूर न्योता दिया गया था और वो आए भी थे। मेरी खामोशी देखकर जियांग हाओ फिर से अपनी राय झाड़ने लगा, वैसे सुना है आपकी वाइफ इसी शहर की रहने वाली हैं, तो वो आपके साथ शॉपिंग पर क्यों नहीं आई? देखा जाए तो शादी के बाद दोनों को साथ होना चाहिए ना। क्या वो आज भी काम पर गई हैं? भाई जिस कंपनी में वो काम करती हैं वो तो बिल्कुल बेकार लगती है। शादी जैसी चीज के लिए भी ठीक से छुट्टी नहीं दी क्या? जब मेरी शादी हुई थी तो 3 दिन की सरकारी लीव के अलावा मैंने अलग से एनुअल लीव भी ली थी ताकि हम दोनों बाली जाकर अपना हनीमून मना सकें। तुम दोनों का कहीं बाहर जाने का कोई प्लान नहीं है क्या? यार तुम दिखने में तो इतने हैंडसम हो, पर अफसोस कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड इतनी मजबूत नहीं है। इस वक्त तो तुम्हें यहाँ मॉल में घूमने के बजाय अपनी नई नवेली बीवी के साथ किसी खूबसूरत वादियों में हनीमून एंजॉय करना चाहिए था। अब जाकर मुझे उसकी बातों का असली मकसद समझ आया। ये भाई साहब तो बस दूसरों की पर्सनल लाइफ में ताक झांक कर रहे थे ताकि मेरी सिचुएशन से अपनी तुलना करके खुद को सुपीरियर साबित कर सकें और अपना रौब झाड़ सकें। मैंने भी मन ही मन सोचा, चलो बेटा जब बाहर निकले ही हैं तो अपना रुतबा और पहचान खुद ही बना लेते हैं। मैंने बहुत ही शांत और बेफिक्र अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, हाँ भाई आपने बिल्कुल सही कहा। असल में उन्हें आज ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि सुबह उनकी एक बेहद जरूरी इंटरनेशनल मीटिंग क्रॉस बॉर्डर मीटिंग थी। कोई करोड़ों रुपए की बड़ी डील फाइनल होने वाली थी, तो मैंने भी उनके काम में दखल देना ठीक नहीं समझा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही अकेले थोड़ा बाहर घूम फिर लेता हूँ। मैंने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, रही बात आगे की, तो जब हमारा बच्चा होगा तो हम आराम से 24 घंटे के लिए पर्सनल केयरटेकर मेड/नैनी रख लेंगे। और हाँ, बच्चे की माँ की देखभाल के लिए तो हमने पहले से ही शहर का सबसे महंगा और लग्जरी मैटर्निटी केयर सेंटर बुक करने का सोच रखा है। आप बताइए, आपने अपने लिए कोई सेंटर दे खाया नहीं?
वैसे सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि फू युनशाओ आज ऑफिस में किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, पर इस बात से मेरे स्वैग में कोई कमी नहीं आने वाली थी। आखिर इतने बड़े रसूखदार घराने में बच्चा संभालने के लिए नैनी नैनी और केयर टेकर्स की क्या कमी। अमीर खानदानों में भला बच्चे माता पिता खुद अकेले थोड़े ही पालते हैं। मेरी इन बेफिक्र और बड़ी बड़ी बातों ने सीधे जियांग हाओ की वाइफ के दिल पर जाकर चोट की। पल भर में ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वो काफी असहज दिखने लगी। उसने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अरे नहीं, अभी हमने कोई सेंटर फाइनल नहीं किया है, बस देख ही रहे हैं। आज तो हम बस बच्चे के लिए कुछ कपड़े वगैरह खरीदने बाहर आए थे। अच्छा वेन सर, अब हम चलते हैं, जरा सेकंड फ्लोर पर शॉपिंग करनी है, फिर कभी बात करते हैं। मैंने भी हाथ हिलाते हुए कहा, हाँ हाँ बिल्कुल, सी यू, बाय बाय। उनके जाने के बाद मैंने भी अपना रुख बच्चों के सामान वाली शॉप मदर एंड बेबी केयर स्टोर की तरफ कर लिया। दरअसल जियांग हाओ और उसकी वाइफ को देखकर अचानक मेरे दिमाग में इस शरीर के मालिक की एक और पुरानी याद आ गई। उसका एक बचपन का पक्का दोस्त चाइल्डहुड फ्रेंड था, जिसकी वाइफ की डिलीवरी को अभी कुछ ही समय हुआ था और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आ चुकी थी। मैंने सोचा कि क्यों न लगे हाथ उनके बच्चे के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट खरीद लिया जाए, पर मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। किस्मत का खेल तो देखिए, उस बच्चों के स्टोर मदर एंड बेबी केयर स्टोर के अंदर कदम रखते ही मुझे फिर से वही जियांग हाओ और उसकी वाइफ दिखाई दे गए। इस बार मैंने सीधे उन्हें इग्नोर करना ही बेहतर समझा। मैं अनसुना करके सीधे दुकान के दूसरे कोने की तरफ बढ़ गया, ताकि दोबारा उसका वो तानेबाजी और दिखावे से भरा ज्ञान न सुनना पड़े। ये स्टोर काफी बड़ा और आलीशान था। मैंने वहां दिल खोलकर शॉपिंग की और बच्चे के लिए बेस्ट क्वालिटी का सामान सेलेक्ट किया। सब मिलाकर करीब 1-1.5 लाख रुपए का बिल बना। मैंने वहीं काउंटर पर अपने बचपन के दोस्त के घर का एड्रेस नोट करवा दिया, ताकि सारा सामान सीधे उनके घर डिलीवर हो जाए। वहां से फ्री होकर मेरा मन किसी बड़ी ज्वेलरी शॉप, गोल्ड शॉप पर जाने का हुआ। देखा जाए तो इस शरीर के असली मालिक के लिए ये सब आम बात रही होगी। उसे बचपन से ही अपने रिश्तेदारों और बड़ों से महंगे महंगे गिफ्ट्स और लग्जरी चीजें मिलती आई थीं, इसलिए उसे सोने चांदी में कोई खास इंटरेस्ट नहीं था। पर भाई, मेरा सीन बिल्कुल अलग था। मैंने अपनी लाइफ में कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मैं सोने की दुकान पर खड़ा होकर इस तरह फाइनेंशियल फ्रीडम का मजा ले रहा दूंगा। मैंने बिना किसी झिझक के अपने दोस्त के न्यू बॉर्न बेबी के लिए एक बहुत ही खूबसूरत और प्योर गोल्ड का नजर रक्षा लॉकेट, गोल्डन लॉक पसंद किया। और हाँ, लगे हाथ खुद के लिए भी एक शानदार और हैवी सोने का ब्रेसलेट, गोल्ड हैंड ब्रेसलेट सेलेक्ट कर लिया। रही बात नए कपड़ों और बाकी चीज़ों की, तो वो सब देखने के लिए मैं आगे बढ़ा। कपड़ों की तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि घर के चेंजिंग रूम इमोजन में पहले से ही इतने कपड़े भरे पड़े थे कि अलमारी छोटी पड़ जाए। मैंने सोचा कि बाकी की शॉपिंग फिर कभी बाद में करेंगे। जब मैं वापस घर पहुंचा तो सुबह के अभी सिर्फ 11:15 AM ही हो रहे थे। मैं सीधा अपने कमरे में गया, एक बढ़िया सा शावर लिया और रिलैक्स होकर अपने कंफर्टेबल होमवेयर घर के कपड़े पहन लिए। मैं अभी बैठा ही था कि तभी मेरे फोन की स्क्रीन चमकी। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं थोड़ा हैरान रह गया। ये मेरे उसी बचपन के दोस्त वाशा का फोन था। जैसे ही मैंने फोन उठाया, उधर से आवाज आई, अरे वेंचेन भाई, तूने आज बच्चे के लिए इतने सारे सामान क्यों भिजवा दिए? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ भाई, क्यों, तुम सबको पसंद आया या नहीं? वो चहकते हुए बोला, भाई पसंद क्या आना, तूने तो बिल्कुल हमारे दिल की बात छीन ली। वो जो खिलौने वाली गाड़ी टॉय कार भेजी है ना, वो तो इतनी जबरदस्त और प्रैक्टिकल है कि देखकर खुद मेरा मन खेलने का हो रहा है। मैंने उसे याद दिलाते हुए कहा, अरे सुनो, अभी तो सिर्फ आधा ही सामान पहुंचा है। मैंने बच्चे के लिए सोने का एक लॉकेट, गोल्ड लॉक भी लिया है। कल जब मैं तुम